Hello friends, welcome to Law and Knowledge. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on the MP Judiciary Previous Year Papers. तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं MP Judiciary के प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो 2017 से आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जिससे आपके लिए यूज़फुल होने वाला है एंड एक रिविजन हो जाएगा जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम करेंगे डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो माइंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का, वो इसमें से किस में रिफ्लेक्ट हुआ है, किस में दिया गया है। तो ऑप्शंस आर 4, द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, प्रियम्बल, राइट, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहेगा। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राइट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय। कौन उसे डिसाइड करेगा और कौन इंक्वायर करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। तो ये हमारा डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग गलत करते हैं तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दे रखा है राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो किस तरीके का राइट है, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, सोशल राइट या DPSP। तो हमारा ये लीगल राइट है, राइट। द करेक्ट आंसर इज बी, लीगल राइट। देन क्वेश्चन है कि हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। यूनिटी और इंटेग्रिटी हमारे कौन से अमेंडमेंट से आए, 42nd अमेंडमेंट 1976, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। तो करेक्ट आंसर है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, अ मनी बिल कैन बी ओरिजिनेट। मनी बिल कहाँ पर ओरिजिनेट हो सकता है, ओनली इन लोकसभा, राइट। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एट्थ क्वेश्चन में पूछा है, बाय ऑपरेशन ऑफ विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज 141। आर्टिकल 141 में बताया गया है कि सारे कोर्ट्स का डिक्लेरेशन जो है वो बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट पर, राइट। तो 141 में ये बताया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हु शैल प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो स्पीकर प्रिसाइड करेंगे दोनों हाउसेज की मीटिंग पे, जॉइंट सिटिंग पे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्मोकिंग जो पब्लिक प्लेस पर होती है वो वायलेट करती है हमारी फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल लिबर्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि हम लॉ का ही डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अब हम चलते हैं अपना CPC पर। CPC क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, अ सूट फाइल्ड फॉर कंपनसेशन फॉर अ रॉन्ग डन टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें आंसर एनी ऑफ द अबव, मतलब जहाँ पर रॉन्ग डन हुआ है वहाँ पर भी, डिफेंडेंट जहाँ रिसाइड होता है वहाँ पर भी, और डिफेंडेंट जहाँ पर्सनली वर्क फॉर गेन होता है ये वहाँ पर भी है। तो तीनों जगह वो कर सकता है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सूट, इन अ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार की अगर खिलाफ कोई भी सूट करना है तो अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज डिफेंडेंट, कौन इसे अथॉरिटी माना जाएगा। करेक्ट आंसर यूनियन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CPC का ही, इन एग्जीक्यूशन व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज जजमेंट डेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका होगा, इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द डिजीज जजमेंट डेटर, राइट। जितना भी जजमेंट डेटर से मिला होगा उतना ही के लिए लाइबल होगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं लाइबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, नो परमिशन टू स्यू एन इंडिजेंट कैन बी ग्रांटेड इफ। कोई भी परमिशन अगर इंडिजेंट को दी जाती है तो वो नहीं दी जाएगी, किस तरीके से, ऑल ऑफ द अबव। द एप्लीकेशन डज नॉट
डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज किया गया है. एनी अदर पर्सन हैज़ एग्रीड टू फाइनेंस द लिटिगेशन, कोई और पर्सन एग्री कर देता है कि फाइनेंस करेगा वो लिटिगेशन के लिए. द इंटरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट इन द सब्जेक्ट मैटर स्टैंड्स ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, ट्रांसफ़र कर दिया है हमने इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. 15 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. अटैचमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड. बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा? 24 मंथ्स, राइट. 24 मंथ्स इज द आंसर. इसमें अटैचमेंट हो सकता है सैलरी का. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड. कैन नॉट लिखा है, इसे ध्यान रखिएगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ़ इट इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. अगर इनकॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में आप इसे फाइल करते हैं तो इसका ये आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये रिजेक्ट नहीं की जाएगी. तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. अब इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा है? टेम्प्रेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. इस खाली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वाला जो है वो गलत होएगा. बाकी टेम्प्रेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड एट द एनी स्टेज, सारी स्टेज पर ग्रांट हो सकता है. वेल एंड गुड, ठीक है. तो किसी भी स्टेज पर हो सकता है. देन नेक्स्ट है कि सीपीसी से रेगुलेट होता है. हाँ, सीपीसी से रेगुलेट होता है. देन प्रिवेंटिव रिलीफ के फॉर्म में होता है. तो ये इनके आंसर सही है. और जो गलत है वो है कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये इसका आंसर गलत है. नेक्स्ट आता है हमारा 18 क्वेश्चन. 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड. कौन से उसमें एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड कर सकती है? तो कुछ रूल्स दे रखे हैं. तो आंसर है हमारा ऑर्डर 9 रूल 13. ऑर्डर 9 रूल 13 में इसका आंसर है. वहाँ पे सेट असाइड हो सकती है हमारी एक्स पार्टी डिक्री, राइट. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ. तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अंडर सेक्शन 100 CPC सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फॉर एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट इफ़ इट इन्वॉल्व्स. तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये तो बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन है, 100 में दे रखा है. सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो फिर हमारी जो सेकेंड अपील होगी वो लाई करेगी हाई कोर्ट की तरफ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लीडिंग शैल कंटेन. प्लीडिंग में क्या करता होता है? मटीरियल फैक्ट्स ओनली. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन 21 का आंसर है एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं. तो कैन गो बिहाइंड द डिक्री, कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, नन ऑफ द अबव. तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सेकेंड वाला, जिसमें ये दे रखा है कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री. डिक्री के पीछे नहीं जा सकता. बहुत इंपॉर्टेंट है. 22 क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इसमें क्या बोल रखा है कि रूल 3, 4 एंड 8 ऑर्डर 22 ऑफ द CPC शैल नॉट अप्लाई. किस पर अप्लाई नहीं होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री पर ही अप्लाई नहीं होते. देन 23 हमारे पास क्वेश्चन है नो प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड. कौन से केस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास नहीं होती? कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द सेल, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द सेल है वहाँ पे हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री पास नहीं होती. उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 क्वेश्चन की तरफ. राइट टू लॉज अ कैविएट. कैविएट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कैविएट देखते के साथ ही आप कर लीजिए मार्क. 148A 24 का ये हो गया हमारा 148A. देन 25 का है क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट डिक्री और ऑर्डर्स फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप मे बी करेक्टेड बाय द कोर्ट अंडर विच सेक्शन. तो ये भी बेयर एक्ट का बेस क्वेश्चन है. तो इसका क्या आंसर है? 152 में ये दे रखा है कि क्लरिकल या अरिथमेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमारी करेक्ट की जा सकती हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 152. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए 2 सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और CPC. अब हम मूव करते हैं आगे. तो TPA आ गया. TPA में क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द TPA एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज. इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या दे रखी है? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. इसे याद रख लीजिएगा, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट नहीं है. तो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम 27 क्वेश्चन की तरफ. 27 क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? TPA का ही है. वेदर वन को-ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर इज शेयर विदाउट पार्टीशन. क्या एक को-ओनर अपना इमूवेबल
प्रॉपर्टी का शेयर विदाउट पार्टीशन शेयर कर सकता है? तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ही कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर बट नॉट अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो ट्रांसफ़र तो कर सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्या बोल रहा है ये? डज एन एग्रीमेंट टू सेल कन्वे टाइटल टू द परचेजर? तो आंसर ऑप्शन हमारे बहुत सारे दे रखे हैं। आंसर क्या होगा? नो इंटेंडिंग परचेजर हैज़ राइट टू गेट कन्वेंस इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो उनके पास कोई भी इंटेंडिंग परचेजर के पास कोई भी राइट नहीं होता कि कन्वेंस में टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के खिलाफ वो कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 29 क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से अ गिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आंसर इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सेकेंड पार्ट ओनली। जो भी वैलिड है वो सही हो जाएगा, एग्जिस्टिंग वाला सही हो जाएगा, फ्यूचर वाला हमारा इनवैलिड हो जाएगा, तो ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो हमें क्या बताता है? वेदर अ हिंदू पर्सन कैन गिफ्ट हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली? तो नहीं कर सकते, नो, स्ट्रिक्टली नो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हु मे स्यू फॉर रिडेम्पशन? कौन रिडेम्पशन के लिए स्यू कर सकता है? तो करेक्ट आंसर इज मॉर्टगेजर, गेजर, याद रखिएगा इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बाय विच ऑफ दीज मोड्स एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड? तो कौन से मोड से एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र की जा सकती है? बाय एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ट्रांसफरर। तो अगर साइन कर देंगे ट्रांसफरर तो वो उससे हमारा एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाते हैं हम। तो कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा, इम्पॉर्टेंट। देन 34 क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इन विच केस अ फ्रॉड इज कमिटेड बाय साइलेंस? कौन से केस में फ्रॉड जो है वो साइलेंस से कमिट होता है? ए डिड नॉट डिस्क्लोज बी एट द टाइम सेलिंग हिज कार दैट इट वॉज स्टोलन प्रॉपर्टी। मतलब अगर स्टोलन कार है, कुछ भी है, तो फ्रॉड कमिटेड बाय साइलेंस हो जाएगा, राइट? तो इम्पॉर्टेंट है ये। देन 35 हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एन एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुडविल इज स्पेसिफाइड एरिया टू विच द परचेजर अग्रीड इज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड या नन ऑफ द अबव? आंसर इज वैलिड। तो अग्रीमेंट अगर सेल ऑफ गुडविल के लिए है स्पेसिफाइड एरिया में, कि आप उस एरिया में कोई भी अपना बिजनेस सेटअप नहीं करेंगे, तो ये वैलिड हो जाएगा। देन 36 क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ इस कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। अगर उसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है, कुछ भी अनलॉफुल तो होना ही चाहिए, नहीं चाहिए, तो अनलॉफुल है तो ये हमारा वॉइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ इट इज़ मेड टू पे अ टाइम बार डेट। टाइम बार डेट तो पे करना ही नहीं, और अगर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा। ये आता है हमारा 25 के एक्सेप्शंस में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। देन 38 क्वेश्चन है हमारा, A employs B to beat C and agrees to indemnify him against all the consequences of the act. B thereupon beats C. B is sued for damages by B, which is correct. Correct option आपको बताना है। तो correct answer है हमारा क्या? A is not liable to indemnify B for the loss damages, for those damages. वो से damages के लिए liable नहीं होगा पे करने के लिए, indemnify करने। 39 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्टैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ पर डिफाइंड है? 124 में, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। द प्रोविजन प्रोवाइड्स कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड। कहाँ पर दे रखा है ये? तो ये दे रखा है हमारा 73 में, राइट? डैमेजेस के बारे में 73 74 में दे रखा है, तो 73 आप मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरह, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कर रहे हैं अब हम डिस्कस। तो इसमें क्या दे रखा है देखिए, सेक्शन 6 अब बता रहे हैं। सेक्शन 6 के बारे में पूछा है, इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ टू रिकवर पोजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही हैज़ टू प्रूव हिज प्रायर पोजीशन। उसको अपना पुराना पोजीशन प्रूव करना पड़ेगा। अभी एक बात याद रखिएगा कि 2018 में
सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 42nd क्वेश्चन की तरफ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से ही है। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, द प्लेंटिफ हैज़ टू अवर एंड प्रूव दैट, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? हिज रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो अगर वो रेडी होगा, अगर वो विलिंग होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 में क्या बोला है? अ सेटलमेंट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेटलमेंट क्या होता है? वेयर बाय एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टीज डिवॉल्व बाय विल। अगर विल से डिवॉल्व होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेटलमेंट नहीं कहलाएगा। इसमें पूछा है नॉट अ सेटलमेंट। अगर विल से डिवॉल्व होता है तो कभी भी सेटलमेंट नहीं कहलाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। A plaintiff in a suit based upon contract for sale may seek the relief of rescission of the contract, all of the above. Alternative भी देख सकता है specific performance के, even after the decree of specific performance under certain circumstances, even it is voidable by him. ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये हो सकता है। Then 45 क्वेश्चन है, the jurisdiction of the decree of the specific performance is discretionary and court is not bound. कोर्ट वहाँ पर बाउंड नहीं है रिलीफ देने के लिए, merely because it is lawful to do so. कौन से सेक्शन में ये वर्ड्स दे रखे हैं? सेक्शन 20 में। इंपॉर्टेंट। सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्वेश्चन नंबर 46, इसका क्या आंसर है हमारा? मैंडेटरी इंजंक्शन है ये। ठीक है, 39 में हमारी मैंडेटरी इंजंक्शन दे रखी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिटेशन एक्ट का आ गया। लिमिटेशन एक्ट में क्या बोला है? सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर अप्लाई होता है? तो हमारा अप्लाई होता है अपील्स एंड एप्लीकेशन। तो अगर आप ये याद कर रहे हैं कि कहाँ पर अप्लाई होता है तो वो भी याद कर लीजिएगा, कहाँ पर नहीं अप्लाई होता है तो वो भी देख लीजिएगा। एग्जीक्यूशन पर ये नहीं अप्लाई होता है, सूट्स पर ये नहीं अप्लाई होता है, अपील एंड एप्लीकेशन पर ये अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंट। देन 48 क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन इट इज़ प्रोवाइडेड इन कंप्यूटिंग period of limitation for appeal, review or revision, the time requisite for obtaining the copy of the decree or order appealed shall be excluded under 12 सब क्लॉज 2। अब यहाँ पे क्लॉजेज वाइज दे रखे हैं तो आपको ध्यान रखना है 12 सब क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेशन के तो बहुत ऐसे स्पेसिफिक से क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्कोर करके दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। Which among the following is not a legal disability under section 6 of Indian Limitation Act 1963? तो imprisonment उसमें कोई भी disability नहीं है, जबकि idiocy या minority या insanity एक legal हमारी disability है। 50th question है, limitation to file suit for possession of immovable property। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 12 ईयर। 12 ईयर्स का लिमिटेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी को के लिए। इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं हमारे कहाँ पर? एमपी अकोमोडेशन की तरफ। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। अ लैंडलॉर्ड हु रिकवर्स द पोजेशन ऑफ अकोमोडेशन अंडर अ कोर्ट डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1E ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट कैन रीलेट it within 2 years from the obtaining of the possession। तो करेक्ट आंसर इज with the permission of rent controlling authority। उनकी परमिशन से ही उसे जो है वो दिया जा सकता है, राइट, 2 ईयर्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 क्वेश्चन में क्या बोला है? अब 52 क्वेश्चन में बोला है ये विच प्रोपोजिशन इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर आप पढ़ लीजिए ऑप्शंस, उसमें करेक्ट आंसर होगा द लैंडलॉर्ड मस्ट बी द ओनर ऑफ द अकोमोडेशन ऑन टू फाइल सूट ऑफ एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड। अगर बोनाफाइड नीड है तो वो ग्राउंड जो है वो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, तो हेयर इट इज़ 53 क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है ये कि एमपी अकोमोडेशन एक्ट से ही है। इफ़ द टेनेंट डिनाइज द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड एंड सेट अप टाइटल इन हिमसेल्फ इन द रिटन स्टेटमेंट इट्स ग्राउंड फॉर एविक्शन अंडर सेक्शन 12(1) क्लॉज C एमपी अकोमोडेशन एक्ट, राइट। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, इफ़ द लैंडलॉर्ड कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट ही शैल बी पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 months। ये याद रखिएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55. अ लैंडलॉर्ड हैज़ एक्वायर्ड एन अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर. ही कैन नॉट sue for eviction on the ground bona fide requirements under 12 subclause 1E and F of MP Accommodation Act before the completion of. तो ये पूछा है कि बिफोर द completion कितने टाइम पीरियड के लिए है, तो 1 ईयर इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 56. आबादी का क्या मतलब होता है? 56 क्वेश्चन में आबादी का क्या मतलब है हमारा? आबादी का मतलब है द एरिया रिजर्व्ड इन द विलेज इन नॉन अर्बन एरिया फॉर रेजिडेंस ऑफ इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स के लिए अगर नॉन अर्बन एरिया में रिजर्व्ड है तो ये हो जाएगा हमारा आबादी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 57. वेदर सिविल कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एंट्रीज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एज नल एंड वॉइड. यस, अगर उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59. क्या बोल रहे हैं? MP द तहसीलदार बिफोर whom a dispute of title is raised in the partition proceeding of an agricultural holding should stay partition proceeding for a period of 3 months. उनको 3 months के लिए स्टे करना पड़ेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. 59 क्वेश्चन है हमारे पास एग्रीकल्चर ईयर, जो हमेशा पूछा जाता है. 2 सब क्लास C में डिफाइंड है और ये 1 जुलाई से हमारा स्टार्ट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60. Who among these is not authorized under 168 subclause 2 MP LRC. तो ये है हमारा अ मैरिड वुमेन. मैरिड वुमेन को हम बिलो द पॉवर्टी लाइन वो ऑथराइज नहीं है कि ट्रांसफ़र करे वो एंटायर होल्डिंग टू द लीज, राइट. तो ये हमारा आ गया. अब हम आते हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61. प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सस इन ओनो फॉल्सस इज ओमनिबस. ये क्या है? तो हमारा रूल ऑफ कॉशन भी है और एप्लीकेबल इन इंडिया पे भी नहीं है, मतलब इंडिया पे भी ये नहीं एप्लीकेबल होता, और रूल ऑफ कॉशन भी है. 62nd क्वेश्चन है द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज इज रेलेवेंट. सेक्शन 8 कंडक्ट के बारे में सेक्शन 8 में बात की गई है. डिस्कवरी स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये कौन सा हमारा है? जितना भी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. जितना भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया गया है, राइट, तो इसका आंसर या तो ये है या फिर जहाँ से प्लेस से मिला है, जितना ऑब्जेक्ट मिला है और जितनी नॉलेज हम पता चली है जिसके बारे में, तो उतना ये रेलेवेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है 64. टू प्रूव CDR ऑफ द मोबाइल कॉल्स कंडीशंस क्या रेलेवेंट होगा? तो 65B में इसका आंसर हो जाएगा. CDR के लिए 65B. 65 क्वेश्चन आई मीन 64 क्वेश्चन था, 65 क्वेश्चन है. हाउ मेनी विटनेस, कितने विटनेस रिक्वायर्ड है एविडेंस एक्ट में? तो नो पर्टिकुलर लिमिट, कोई भी पर्टिकुलर लिमिट नहीं दे रखी. सेक्शन 134 में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर लिमिट नहीं दे रखी. 66 क्वेश्चन है. सेक्शन 3 में कोर्ट्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? तो आर्बिट्रेटर्स उसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, राइट. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 67. अ फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. ये तो अपने आप ही लैंग्वेज है बेयर एक्ट की, तो इम्पॉर्टेंट है. अब 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड. जो फैक्ट जो है वो अगर नॉट प्रूव लिखा है तो उसे क्या मानेंगे कि वो नीदर प्रूव नॉट डिसप्रूव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. 69 क्वेश्चन है कि 146 में क्या दे रखा है? क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, राइट. तो कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते? वो हैं प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द रेप. उनसे उनका एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? 70 क्वेश्चन. 141 में लीडिंग क्वेश्चन दे रखा है, तो लीडिंग क्वेश्चन में एनी क्वेश्चन जो आंसर सजेस्ट करते हैं, तो ये हमारा लीडिंग क्वेश्चन हो जाएगा. 71 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. वेदर अ जज कैन आस्क द क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. यस, उसके एग्जामिनेशन में जज क्वेश्चन पूछ सकते हैं. न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ एन एविडेंस. हियर से एविडेंस है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है. 73rd क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. कौन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है? तो डम्ब होगा इसमें करेक्ट आंसर, और डेफ होगा. डम्ब भी सही है, डेफ भी सही है, माइनर भी सही है, लेकिन जो क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहा है तो वो हमारा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा. 74 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम दे रखी है, कंक्लूसिव प्रूफ दे रखा है. कंक्लूसिव प्रूफ के लिए कौन सा कितने पीरियड के लिए होना चाहिए? 280 डेज.
उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच एविडेंस इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस। तो कौन सा इसमें सेकेंडरी एविडेंस? काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट, जो एग्जीक्यूट करा लिया काउंटर पार्ट्स अगेंस्ट द पार्टी, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं होगा सेकेंडरी। अब आ जाते हैं हम इंडियन पीनल कोड की तरफ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी, दोनों के लिए होता है। देन 77 क्वेश्चन है हमारा 320 ऑफ आईपीसी, किससे डील करता है? ग्रीवियस हर्ट से। तो इसमें क्या नहीं दे रखा है? परमानेंट चेस्ट के बारे में नहीं दे रखा है, बाकी सब दे रखे हैं। उसके बाद डाउरी डेथ, डाउरी डेथ हमारा क्या है? डाउरी डेथ ऑफेंस है 304B में। देन वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कौन से सेक्शन में पनिशेबल है? 334 इंडियन पीनल कोड, राइट। प्रोवोकेशन ने पूछा, ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 में पूछा गया है कि वुमेन किसी भी एज की महिला होती है, जो इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग दे रखी है। 81 क्वेश्चन है हमारा कि ए इंस्टिगेट बी, अब इंस्टिगेट आ गया तो अबेटमेंट आ जाएगा। टू बर्न जेड हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट, तो किस लिए गिल्टी होगा? कि उसने अपना काम अबेटमेंट के लिए कर दिया, बर्निंग हाउस के लिए, राइट। 82 है कि डाउरी डेथ का हमें इंग्रेडिएंट बताना है, तो इसमें पूछा नॉट एन इंग्रेडिएंट। तो वुमेन इज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी एंड हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी ऑफ द पर्सन, एनी अदर रिलेटिव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत है मतलब। बाकी 83 का क्वेश्चन है ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड टू हिज ओन, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है तब उसने क्या किया? कोई भी ऑफेंस नहीं किया अगर उसकी प्रॉपर्टी ले जाता है, क्योंकि गुड फेथ में हो रहा है सब कुछ। 84 क्वेश्चन है जनरली प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, लेकिन कहाँ पर प्रिपरेशन पनिशेबल है? हमारी कहाँ पर, जल्दी बताइए? डेकॉइटी में, राइट, इंपॉर्टेंट। 85 हमारा क्वेश्चन है रॉबरी जो एग्रेवेटेड फॉर्म में है वो इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन किसी भी तरीके का फॉर्म हो सकती है। 86 क्वेश्चन है हमारे पास, क्या देखिए, ए फॉल्सली प्रिटेंड इन सिविल सर्विसेज, वो प्रिटेंड करता है तो वो चीटिंग कर रहा है। इंटेंशनली डिसीव भी कर रहा है, प्रिटेंड भी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? हमारा डिसीव कर रहा है। एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम ऑन क्रेडिट गुड्स विच डज नॉट मीन टू पे, ए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, राइट, तो ये हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है हमारा कि गैंग रेप की पनिशमेंट कितनी दे रखी है हमारी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर परमानेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या दे रखा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस नेचुरल लाइफ, राइट, तो जितना भी उसका लाइफ बची है उतना कर सकते हैं। फिर 89 क्वेश्चन दे रखा है 87 में कौन सा मैक्सिम दे रखा है? एक्टर्स नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसेट्रिया, इस पर ये बेस्ड है। 89 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 89 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कौन से पे है? 153A। फिर है 90 क्वेश्चन वॉलेंट्री थ्रोइंग एसिड, अगर वॉलेंट्री थ्रो करते हैं तो हमारा क्या है? 326B। अब आईपीसी के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आते हैं सीआरपीसी पर। सीआरपीसी में दे रखा है कि पुलिस रिपोर्ट हमारी कहाँ पे दे रखी है? पुलिस रिपोर्ट हमारी 173 सब क्लॉज 2 में दे रखी है। 93 क्वेश्चन है हमारा द क्लोजर रिपोर्ट इन अ मर्डर केस कैन बी एक्सेप्टेड बाय, तो क्लोजर रिपोर्ट कौन एक्सेप्ट करेगा? मैजिस्ट्रेट, राइट। 94 क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड ऑफ द पुलिस रिमांड, तो कितना टाइम पीरियड के लिए कर सकता है? ये हमारा है 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पावर टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल कैन बी एक्सरसाइज, तो किस में क्या दे रखा है? हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, राइट, तो इम्पॉर्टेंट है। 96 क्वेश्चन क्या है? नो ऑर्डर अंडर 144 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months, 2 months में ये हमारा फोर्स में रहना चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं। 97 क्वेश्चन है इफ़ द पर्सन हु इज़ अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर 320, तो 320 का सवाल है, तो 320 में क्या दे रखा है हमारा? कैन बी कंपाउंडेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट से करवा सकते हैं।
98 क्वेश्चन है हमारा क्या कि द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ, तो इसका आंसर है इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स। सीजीएम की पावर 7 ईयर्स की होती है तो 5 ईयर्स तक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 99 क्वेश्चन है हमारा क्या, कोर्ट में ऑल्टर द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट द अक्यूज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज़ प्रोनाउंस, किसी भी टाइम कर सकते हैं जब जजमेंट जब तक प्रोनाउंस ना किया गया हो। उसके बाद 100 क्वेश्चन है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर, कहाँ पे दे रखा है 110 में 110। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनहेरेंट पावर्स हाई कोर्ट की कहाँ पे दे रखी है, हमारी कहाँ दे रखी है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 482 में। देन प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछा गया, प्ली बार्गेनिंग हमारा कहाँ दे रखा है 102 में, तो ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 21A। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 127 में क्या दे रखा है, 127 ऑफ CRPC, ऑल ऑफ द अबव मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस किसी भी तरीके से हो सकती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 104 कि हाउ मैनी रुपीज़ कैन बी ऑर्डर्ड मैक्सिमम, 125 में कितने मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, अभी चेंज कर दिया गया है, पहले 5000 थी अब लिमिट हटा दी गई है, अनलिमिटेड कर दिया गया है। 105 क्वेश्चन है हमारे पास कि इन मध्य प्रदेश 435 IPC कौन सा ट्राइबल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन इसे ट्राई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें 106 हमारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो ऑफेंस 138 का कहाँ पर है हमारा, चेक जो किसी भी अमाउंट का हो सकता है तो वो कंपाउंटेबल होगा। 107 है अ कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका आंसर क्या है अपॉन कंप्लेंट, खाली कंप्लेंट पर कर सकता है। 108 क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि इसमें दे रखा है वेदर डायरेक्टर इज लायबल इफ द चेक इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी इज डिसऑनर्ड, तो इसका आंसर क्या है येस ही इज लायबल इफ द चार्ज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 109 चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट, इंपॉर्टेंट। 1010 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन कितना दे रखा है 138 में 2 ईयर्स और एंड अमाउंट ऑफ चेक और 2 साल का पनिशमेंट दे रखा है। तो ये हमने 110 क्वेश्चंस कवर किए 2017 के एग्ज़ाम के लिए, तो लॉ के सारे कवर कर चुके हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिएगा एंड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड इसके बाद हम लाएंगे 2018 का पेपर, देन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, तो वो सब हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, देखते रहिए हमारी वीडियोज़। And thank you so much for listening to me so patiently. I, Advocate Drishti, end this video.